हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं 1857 भारतीय इतिहास का एक अहम दिन। 1857 ईस्वी का जो है ये भारतीयों के लिए एक प्रमुख दिन माना जा सकता है। इस दिन ही हम लोगों ने अंग्रेजों का विरोध पुरजोर तरीके से विरोध करना सीखा। 1857 ईस्वी की क्रांति जो थी, अंग्रेज अपने तरीके से कहते हैं कि ये असफल रही, भारतीय अपने तरीके से कहते हैं, हम लोग अपने तरीके से कहते हैं कि ये सफल रही। हम लोग आज ही क्लास में देखते हैं 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी की महत्वपूर्ण क्रांति। ये क्रांति भारतीयों ने पुरजोर तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहला पॉइंट यहां से बनता है कि जब ये 1857 ईस्वी की क्रांति हुई तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड भारत का मालिक था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जैसे हमारे यहां प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से वहां भी प्रधानमंत्री शासन सत्ता चला रहे थे। तो ये कौन थे? ये पार्क अस्टन थे। पार्क अस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब उस समय 1857 ईस्वी क्रांति भारतीयों ने की थी। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि जब ये क्रांति हुई तो उस समय प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि भारत में कौन था, अर्थात भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अगला चीज बनता है कि जब हमारे यहां भी राजा की शासन सत्ता चलती थी तो उस समय जब 1857 ईस्वी क्रांति, बेशक अंग्रेज जो है शासन सत्ता सुचारू ढंग से संचालन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां जो पहले से ही राज सत्ता चली आ रही थी, तो उस समय जब ये 1857 ईस्वी की क्रांति हुई तो उस समय भारत का सम्राट कौन था? सम्राट बहादुर शाह जफर। अगला चीज है कि जब ये क्रांति हुई या ये लोग जब शासन सत्ता चला रहे थे, इनका मुख्य सेनापति कौन था? सेना का संचालन करने वाला कौन था? तो सेनापति 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो सेनापति इनका कौन था? तो जॉर्ज एनिसन था। विद्रोह के प्रारंभ हो जाने के बाद इनका सेनापति कौन था? जैसे विद्रोह शुरू हो गया, विद्रोह के प्रारंभ के समय, विद्रोह जो है ये प्रारंभ हो गया, उस समय जो है सेनापति कौन था? सेनापति कॉलिन कैंपबेल। ये 1857 ईस्वी की क्रांति जब शुरू हुई तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह जैसे हमारे यहाँ भी काफी चिन्ह है, जैसे हम कह सकते हैं तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और ये हमारा शान है या हमारा प्रतीक चिन्ह। उसी तरीके से 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भी एक प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और खिलता हुआ कमल। रोटी और खिलता हुआ कमल उस समय जो है हमारा प्रतीक चिन्ह था। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। इस 1857 ईस्वी की क्रांति को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसे विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से अगर हम अध्ययन करेंगे, विभिन्न पॉइंटों के तहत इसको देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया हमको समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इस 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप कैसा था। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा कि इसका स्वरूप कैसा था। दूसरा क्या है? इसका कारण क्या है? तीसरा है विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ? विद्रोह का प्रारंभ। अब जब ये प्रारंभ हो गया तो ये प्रसार कैसे इसका हुआ, इसका फैलाव कितना हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए। अगला क्या है? अगला पांचवा, ये जो है पतन इसका क्यों हो गया, अर्थात हम लोग विजयी क्यों नहीं हुए। छठा क्या था? इस पतन में या हमारे पराजय में कारण क्या थे?
हमारे असफल होने में, असफलता का जो है, असफलता के कारण क्या थे, ये भी हम लोग देखते हैं। अगला जो है क्या है, 7वां, इसका महत्व क्या हुआ। जब हम लोगों ने क्रांति किया, भारतीयों ने क्रांति की, तो इसका महत्व क्या निकला, हमारे पक्ष में निकला, अंग्रेजों के पक्ष में निकला। अभी हम आगे देखते हैं कि किसके पक्ष में महत्व क्या इसका निकला। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे कि सब कुछ हो जाने के बाद इसका परिणाम क्या निकला। भारत में ब्रिटानी सत्ता की स्थापना के लगभग 100 वर्ष पूर्व होने के पहले ही, 100 वर्ष पूरा ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सैनिकों ने एक विद्रोह कर दिया। भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी। भारतीय सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह हुआ, उसकी प्रकृति को लेकर, उसके जो है प्रकृति कैसी थी, उसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं, ये क्या था कि केवल धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। जैसे एक विद्वान थे, वो अंग्रेज थे, L.E.R. रीच। अब ये क्या कहते हैं, यानी रीच कहते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, अर्थात इस युद्ध को यानी रीच ने धर्म के माध्यम में इसको सेटल करने का पूरा प्रयास किया। ये कहते हैं कि जो है ये धर्म, जो हमारे ईसाई धर्म के विरोधी थे, उन लोगों का विद्रोह था, उन लोगों ने विरुद्ध युद्ध हमारे किया था। जबकि ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था कि ईसाई धर्म का विरोध किया जा रहा था। उसमें क्या था कि हम लोग या हमारे भारतीय, हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने केवल इसलिए विरोध किया कि हमारा जो है शोषण हो रहा था, हमारे देश में रह के हमको ही तकलीफ दी जा रही थी। इससे आगे क्या हुआ, एक विद्वान थे T.R. होम्स, इन्होंने तो अलग ही बात कर दी। T.R. होम्स ने क्या कहा कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। हमको क्या कह रहे हैं, बर्बरता, T.R. होम्स क्या कहते हैं कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, अर्थात हम लोग सभ्य, अंग्रेज अपने को स्वयं को सभ्य कहते थे, कहते सभ्य, हम सभ्य हैं और ये जो बर्बर हैं, ये लोग हमारे विरुद्ध युद्ध कर दिए। लेकिन इनको आईना दिखाने वाला इनके यहाँ का ही एक नेता था, रूढ़वादी दल का नेता था। किस दल का नेता था, रूढ़वादी दल का नेता था। उसका नाम था बेंजामिन डिज़रायली। ये बेंजामिन डिज़रायली जो था, जो रूढ़वादी दल का नेता था, 27 जुलाई 1857 ईस्वी को ये हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सरकार की इस मत का खंडन करता, सरकार भी कहती है कि ये कुछ भी नहीं था, धर्म जो हमारे ये अंग्रेज इतिहासकार या अंग्रेज हमारे जो विद्वान हैं, ये जो कह रहे हैं उसी का सरकार भी समर्थन कर रही थी। लेकिन उसे इंग्लैंड का ही एक नेता था बेंजामिन डिज़रायली, जिसने 27 जुलाई 1857 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 अभिन्न अंग हैं, उसी तरीके से यहाँ इनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये बेंजामिन डिज़रायली क्या कर रहा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में वक्तव्य दे रहे थे, और वक्तव्य में इन्होंने सरकार के इस मत का खंडन किया कि यह सैनिक विद्रोह था। इन्होंने क्या कहा, यह सैनिक विद्रोह नहीं है, ये जो विद्रोह है भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है। उसके बाद कुछ भारतीय इतिहासकार आते हैं, अभी हम लोगों ने देखा अंग्रेज इतिहासकारों ने अपना पक्ष लिया, और हमारे यहाँ आते हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता ये किताब लिखते हैं, किताब क्या नाम है, द ग्रेट रेविलियन। द ग्रेट रेविलियन, इसमें ये कहते हैं अशोक मेहता कि ये भारतीयों का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था। अगले आते हैं बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर इन्होंने एक किताब लिखा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इन्होंने कहा कि यह भारतीयों का सुनियोजित संग्राम था। सुनियोजित अर्थात पूरे योजना के साथ सुनियोजित कार्यक्रम था, सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष था, सुनियोजित विद्रोह था। इन सब चीजों को देखने के बाद हम एक उदाहरण और हम देते हैं। उस समय जो बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, बहादुर शाह जफर के ऊपर मुकदमा चलता है, तो उस मुकदमे का जो जज था मेजर हैरियाट ने क्या किया कि जब सारे कागजातों का अध्ययन करने के बाद, सारे कागजातों और प्रमाणों को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है, जज इस नतीजे पे पहुंचता है, वो ये कहता है कि ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। अभी जो अंग्रेज पीछे जो कह रहे थे अंग्रेज लोग, इसने जज ने कहा कि ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि ये जो है राजमहल और शहरों से ये शुरू हुआ है। इसकी जड़ें, इसके जो शाखाएं काफी दूरी में फैली हुई है। सैनिक तो केवल एक मोहरा मात्र हैं, इसका शुरू करने वाले राजमहल से और शहरों से जो उच्च वर्ग वाले हैं वो लोग इसमें शामिल हैं, बुद्धिजीवी वर्ग वाले इसमें शामिल हैं। 1857 ईस्वी क्रांति का पूरा अध्ययन करने के बाद, पूरा ये मामला देख लेने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस घटना के लिए केवल सैनिक असंतोष ही, सैनिक षड्यंत्र ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उच्च वर्ग में जो असंतोष फैला था वो भी 1857 ईस्वी क्रांति का एक मुख्य कारण बना। अगला हम देखते हैं विद्रोह का कारण क्या हुआ। विद्रोह का जो है कारण क्या था? विद्रोह के अनेक कारण बने, जैसे राजनीतिक कारण बना, सामाजिक कारण बना, धार्मिक कारण बना, आर्थिक कारण बना, तात्कालिक कारण बना। इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। साथ में इन सब कारणों के होने के बावजूद भी हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ अमानवीय अत्याचार कर रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो लोगों में असंतोष फैला और अंग्रेजों के प्रति लोगों की घृणा जागृत हुई। जब ये लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, हमारे यहाँ शासन सत्ता हमारे यहाँ चला रहे हैं, हमारे ही समय जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और हमारे ही लोगों के साथ ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारे ही लोगों को जो है बुरा भला कह रहे हैं। एक कविता जी की लाइनें हैं, बहुत बेहतरीन इसमें बैठती है कि 1857 ईस्वी क्रांति शुरू क्यों हुई। लाइन में क्या है कि निर्जला शुष्क सी धरती पर जब मानवता कुमलाती है, घटा टोप अधियारे की स्वतंत्र घड़ी अकुलाती है, नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयले बाद को गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़फाने लगती है। ये सब चीजों को अगर हम इस पर बैठाएं, इन लाइनों को अगर हम 1857 ईस्वी के क्रांति के प्रारंभ में इसको बैठाया जाए तो बिल्कुल ही सटीक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कविता जी की ये लाइनें बिल्कुल सटीक 1857 ईस्वी की इस क्रांति के शुरू होने में अहम योगदान निभाया। जितनी भी प्रताड़ित हमको इन लोगों ने किया, जितना भी भारतीयों को प्रताड़ित किया अंग्रेजों ने, सब वजह जाके बनी, हमें इनको विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस कारण में हम सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। यद्यप मुगल सम्राट 1803 ईस्वी से ही अंग्रेजों के संरक्षण में था। कब से था? 1803 ईस्वी से ही ये अंग्रेजों के संरक्षण में था मुगल सम्राट। लेकिन उसके दावे, उसकी शान शौकत, उसका राज दरबार यथावत चल रहा था। ये जो सम्राट होता था, ये वो गवर्नर जनरलों को वफादार नौकर और प्रिय पुत्र कहकर संबोधित करता था। लेकिन डलहौजी आते हैं, एक उससे पहले गवर्नर जनरल आते हैं एमहर्स्ट। एमहर्स्ट ने क्या कहा कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है। एमहर्स्ट क्या कहते हैं कि आपकी जो बादशाह हैं ये केवल नाम मात्र के हैं। हद तो तब हो गई जब ब्रिटिश रेजिडेंट, जो दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया था, उसने जो है सम्राट के सम्मुख नजर देते समय खड़े होने से इनकार कर दिया। क्या नजर देने का मतलब ये, जैसे ना इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब सर जी क्लास में आते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में,
उसी तरीके से जो है जब सम्राट दरबार में आता था तो जितने भी उसके यहाँ सब कर्मचारी थे या जो शासन सत्ता के संचालन में अहम योगदान रखते थे सब खड़े हो जाते थे। लेकिन जब यमराज आता है इसने क्या कहा कि आपकी बादशाहत अब नाम मात्र की है, और इसने इसी के सह पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसने नजर देते समय खड़े होने से इनकार कर दिया। उसके बाद डलहौजी आते हैं। डलहौजी आप लोग नाम सुने ही हैं, सबसे जो है गड़बड़ शासन सत्ता इसी की थी। डलहौजी जब आता है भारत में तो इसने क्या कहा कि बादशाह से कि आप लाल किला ही छोड़ दीजिए। देखिए कितना सितम ढा रही है हमारे ऊपर कि जो लाल किला है, लाल किला जो है इसको सम्राट के पूर्वजों ने ही बनवाया, लेकिन डलहौजी आता है तो क्या कहता है सम्राट से कि आप लाल किला छोड़ दीजिए, साथ में आप जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार छोड़ दीजिए। साथ में क्या कहता है, कितना प्रताड़ित कर रहा है कि आप जो सम्राट का पदवी लेके बैठे हैं, सम्राट की पदवी भी आप खत्म कर दीजिए। इन सभी घटनाओं से जो भारतीय थे मुगल सम्राट के अपमान से जो है दुखित थे, और इस अपमान का बदला लेने के लिए लोगों ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भागीदारी लिया। कितना भी खराब था, हम लोगों को यह लगता था कि हमारा सम्राट है, हमारे यहाँ का है, और ये अंग्रेज जो है विदेशी है। यद्यपि मुगल सम्राट भी विदेशी थे, लेकिन ये हमारे यहाँ राते राते ये जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति में पूरी तरह से स्वयं को समाहित कर लिया था। हमारी जनता और हम लोगों को ये लगने लगा था कि ये जो अंग्रेज ये विदेशी हैं, लेकिन ये जो मुगल सम्राट हैं ये हमारे यहाँ के ही हैं, अर्थात हमारे साथ जो है अपमान हो रहा है। और क्या हुआ, जो ये डलहौजी था, डलहौजी इसने क्या किया कि जो देसी रियासतें थी, देसी राजा थे, उनको उचित और अनुचित तरीके से उसने ये प्रतिबंध लगा दिया कि जो देसी रियासतें वो गोंद नहीं ले सकती, और गोंद नहीं ले सकते तो इसने क्या किया कि धीरे धीरे जो है देसी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। इसकी एक हड़प नीति काफी चर्चित थी, जैसे उसमें हम कहते हैं नहीं, अवध, सतारा, नागपुर, झांसी, सिंध, बरार, इन सब पर कब्जा किया डलहौजी सरकार। ये उचित और अनुचित दोनों तरीकों से जो है ये कब्जा करने के लिए हमेशा लालायित रहता था। और क्या किया इसने, इस डलहौजी ने 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में इस डलहौजी ने जागीरदारों और जमींदारों की जांच के लिए एक इनाम कमीशन बना दिया। इनाम कमीशन बनाया, इनाम कमीशन इसने नियुक्त कर दिया, और इनाम कमीशन का क्या था कि जागीरदार और जमींदारों की जांच की जाए। अगर गलत है तो ठीक है, नहीं गलत है तब भी ये जागीरों को जब्त करने का पूरा प्रयास करता था। और अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को जो उच्च पदों पर नियुक्त ही नहीं करते थे। ये भारतीय जो है अगर बहुत बड़ा पद इनको मिल जाता था, सबसे ऊंचा पद मिल जाता था तो सूबेदार का पद होता था, ये लोग क्या करते थे कि उससे नीचे ही भारतीयों को नियुक्त करते थे। अगला हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, इस 1857 ईस्वी की क्रांति में जो ये आर्थिक कारण था इसने अहम योगदान दिया। अहम योगदान इस तरीके से दिया कि जो अंग्रेज थे वो किसी भी हद तक जाने के लिए तत्पर रहते थे। जैसे अगर हम किसी से भी ब्याज पर पैसा ले लें तो ये लोग क्या करते थे कि हमारी जमीन ही हड़प लेते थे। अगर हम कहीं मुकदमा भी कर दें, जज के पास भी जाए, न्यायालय में जाए, तो ये लोग क्या करते थे कि जज से मिलके, और मुकदमा हमेशा जो है हमारे विपक्ष में ही आता था, ये हमारी जमीन पर कब्जा कर लेते थे या हमको बदुआ मजदूर बना लेते थे। इस तरीके से हमारा जो है शोषण करते थे। साथ में क्या हुआ कि जो हमारी जमीनों पर ये भारी भरकम कर लगा देते थे। कर लगाने में जब तक अभी तक क्या था कि जो मुगल सम्राट हमारे यहाँ थे, जो भी कर या टैक्स मिलता था वो हमारे यहाँ ही प्रयोग होता था। किसी भी तरीके से उसका प्रयोग जो है भारत में ही, भारत का पैसा भारत में ही लगता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि कर तो यहां से वसूलते थे, लेकिन ये ले जाके ब्रिटेन में जो है उसका उपयोग करते थे। इसको बढ़िया से समझाने के लिए दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया।
दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ये समझाया कि ये जो अंग्रेज हैं धन जो है हमारे यहाँ से वसूल रहे हैं और ये ले जाके अपने यहाँ जो है इसको यूज करते थे, इसका प्रयोग करते थे, अपना विकास, अपने देश का विकास करने में इसका प्रयोग करते थे। अगला हम देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, जैसे डलहौजी और विलियम बेंटिंग ने क्या किया कि समाज में जो कुछ व्याप्त दोष थे, कुछ बुराइयां थी, उसको समापन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए नियम बनाए, कुछ कानून बनाए। कानून क्या था कि जैसे सती प्रथा थी उस समय, या विधवा विवाह का पुनर्विवाह करने का इन लोगों ने समर्थन किया, कन्यावध पर इन लोगों ने रोक लगाया। इस तरीके जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करने का इन लोगों ने प्रयास किया। लेकिन उस समाज में जो पंडित और मौलवी थे उन लोगों ने जानबूझकर जनता को भड़काया, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारे प्रभाव में अब कमी होगी, हमारे सत्ता और हमारे यहाँ जो आने वाले लोग होंगे उनमें कमी होगी, इसलिए इन लोगों ने जानबूझकर ही उसको भड़काना शुरू कर दिया। और क्या था, अंग्रेजों का जो व्यवहार था भारतीयों के पास अमानवीय था, अमानवीय था। अमानवीय का था, भारतीयों के कहते थे सुअर, या ये लोग काले कह के जो है इनकी बुराई करते थे, हमारी बुराई करते थे कि ये काले हैं, हमें जगह जगह ये लोग बेइज्जत करते थे। और क्या हुआ, 1845 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में एक नियम बनता है। एक नियम बनता क्या है कि कारागार जो है, कारागार में कोई भी जो बंदी होगा वो अपना बर्तन नहीं ले जाएगा, वहां पर जो भी बर्तन होगा उसी को लोग प्रयोग करेंगे। और साथ में क्या था, अभी तक यहाँ जो भोजन बनाते थे वो ब्राह्मण वर्ग से ही बनाते थे, ब्राह्मण वर्ग वाले ही भोजन बनाते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि गैर ब्राह्मण भी वहां भोजन बनाएगा। इस तरीके से हमको ये लगा कि ये हमको जो है हमारे धर्म का जो है ये उपहास कर रहे हैं और ईसाई बनाने का सबको प्रयत्न में कर रहे हैं ये लोग। अगला हम देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा कि जो जेल में बंद थे उनको जो है अपना बर्तन ले जाने पर रोक लग गया, और जो है भोजन एक गैर ब्राह्मण बनाता था। और क्या था यहाँ पर कि जो जेल या कारागार में बंदी होते थे उन्हें प्रतिदिन एक ईसाई अध्यापक आता था, ईसाई धर्म का जानकार आता था, ईसाई धर्म को प्रसारित करने वाला एक अध्यापक आता था। प्रतिदिन उनको आके जो है ईसाई धर्म का चर्चा करता, ईसाई धर्म मानने के लिए उनको प्रोत्साहित करता, और साथ में क्या करता, ये राम और मोहम्मद को गालियां देता था। राम और मोहम्मद, इन सब चीजों को देखते हुए 1806 ईस्वी में विद्रोह हो गया। 1806 ईस्वी में विद्रोह हो गया, भारतीयों का प्रथम धार्मिक विद्रोह। यह प्रथम धार्मिक विद्रोह है, प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 ईस्वी में। कहां पर हुआ, यह बेल्लौर में हुआ, यह बेल्लौर में हुआ। ये 1806 वाला जो विद्रोह था ये हुआ क्यों, ये हुआ यूं कि माथे पर जो हम तिलक लगाते थे, माथे पर तिलक और पगड़ी बांधते थे, और पगड़ी बांधते थे, इस पर रोक लग गई। माथे पर तिलक नहीं लगा सकते, पगड़ी भी नहीं बांध सकते। इसके जगह क्या व्यवस्था की इन लोगों ने, एक हैट अर्थात एक टोपी लगाना था, हैट लगाना था। हैट में क्या था कि एक तुर्रा था, तुर्रा, और साथ में पंख भी होता था। जैसे हम लोग नहीं देखते कि एनसीसी वाले होते हैं, एनसीसी वालों की एक टोपी होती है, उसके ऊपर एक तुर्रा ऐसा निकला होता है। तो ये उसी तरीके से ही अंग्रेजों ने व्यवस्था की कि जो माथे पर तिलक और पगड़ी नहीं लगा सकते उसके जगह आपको हैट लगाना है और तुर्रा उसमें लगा होगा। ये तुर्रा किस चीज का होता था, ये सूअर और गाय की चर्बी का बना होता था, सूअर और गाय की चर्बी का बना होता, जिससे हमको ये लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने पे उतारू है। दूसरा धार्मिक विद्रोह, दूसरा धार्मिक विद्रोह 1824 ईस्वी में हो गया, 1824 ईस्वी में हो गया। ये कहां पर हुआ, ये 47वीं रेजिमेंट, कहां की, बैरकपुर, बैरकपुर की जो है 47वीं रेजिमेंट है। इसने क्या किया, कहा कि हम बर्मा नहीं जाएंगे। दूसरा धार्मिक विद्रोह हो गया
इन लोगों ने कहा कि हम बर्मा नहीं जाएंगे। बर्मा क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम समुद्र पार कर गए, भारतीयों को यह मानना था कि अगर हम समुद्र पार कर गए तो हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने दूसरा धार्मिक विद्रोह 1824 ईस्वी में कर दिया और इस 47वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और इसके प्रमुख अधिकारियों को दंडित किया गया। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।